हाँ जी दोस्तों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा ये वाली जितनी भी हमने क्लॉजेस की सीरीज की है उसके अंदर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर तीन इंपॉर्टेंट टर्म हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन जो आपको दिख रहा है ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट, नंबर टू आएगा हमारा पोस्टल बैलेट का और नंबर थ्री आएगा प्राइवेट कंपनी का। ऑल्दो में जनरली पता होता है प्राइवेट कंपनी क्या होती है, बट इन डीप जो हमारे इस क्लॉज के अंदर डिफाइन किया गया उस तरीके से हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए ये तीनों की तीनों चर्चाएं इस वाले कंटेंट में हम लेके चलेंगे। कुछ एक आधा मिसलेनियस होंगे, वो तो रहते ही है। ठीक है, तो ऑफिशियल हुई इन डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है कि अगर कभी भी कुछ डिफॉल्ट होती है, कोई कॉन्ट्रावेंशन होती है, कोई भी नेग्लिजेंस होता है, तो किन किन लोगों को डिफॉल्टर माना जाता है जो कि लाइबल होते हैं पेनल्टी के लिए या पनिशमेंट के लिए, चाहे वो इंप्रिजनमेंट हो, चाहे फाइन हो या जो भी कुछ हो, तो उसके लिए कौन कौन लोग लाइबल होंगे। ठीक है, तो उसको देखना है हमें ऑफिसर इन डिफॉल्ट के अंदर। इंपॉर्टेंट आपको ये बिल्कुल याद रखना है। नंबर वन होल्ड एंड डायरेक्टर है, वो बच जाता है। नंबर टू जो केएमपी होगा हमारा, जो केएमपी हमने लास्ट सेक्शन में देखा था कि केएमपी के अंदर जितने लोग आते हैं वो सारे लोग इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, जिसके अंदर आपका एक सीएसबी होता है। ठीक है, अच्छा, अगर सपोज करो केएमपी नहीं बना रखा आपने, तो उस केस में क्या होगा? तो उसके केस में अगर कोई डायरेक्टर ऐसा है जिसको कि आपने कुछ डायरेक्टर या डायरेक्टर्स को स्पेसिफाई कर रखा था बोर्ड ने कि भैया ये लोग इस काम को देखेंगे, और उसके अंदर डिफॉल्ट हो जाता है, तो वो डायरेक्टर जो होगा वो इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। अगर सपोज करो कोई ऐसा डायरेक्टर भी आपने नहीं दे रखा था, कोई केएमपी भी नहीं है, किसी डायरेक्टर को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं दे रखी, तो उस केस में सारे डायरेक्टर आ जाएंगे डिफॉल्ट के अंदर। मतलब ऐसा नहीं कि आप कहीं बचना चाहो और आप ऐसा करो कि जब हमने तो किसी को नोटिफाई नहीं किया, हमने नहीं किया, तो उसके अंदर जितने डायरेक्टर होंगे वो सारे के सारे रिस्पॉन्सिबल ट्रीट किए जाएंगे। ठीक है, अगर किसी पर्सन को स्पेशली बोर्ड ने चार्ज दे रखा था कि भैया ये वाला काम तुम परफॉर्म करोगे, और उस काम के अंदर अगर डिफॉल्ट निकल के आ जाता है, तो वो पर्सन भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट है। ठीक है, अगला आता है एनी पर्सन। अगर किसी पर्सन के एडवाइस, इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन के साथ बोर्ड ने काम किया था और उसके अंदर कुछ डिफॉल्ट हो गया, तो जिसने वो एडवाइस, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन दी थी वो बंदा भी ऑफिसर इन डिफॉल्ट में आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि इसके केस में हमेशा प्रोफेशनल कैपेसिटी में अगर किसी ने एडवाइस दी होगी तो वो इंक्लूड नहीं होता। तो उसको छोड़ के अगर ऐसा कोई और बंदा जो प्रोफेशनल कैपेसिटी में नहीं दे रहा एडवाइस, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। हर एक डायरेक्टर जो जिसको इस बारे में जानकारी थी, जो ये कॉन्ट्रवेंशन हुआ है इसके बारे में उसको जानकारी थी, अवेयरनेस थी, और उसने उसको रोकने की कोई कोशिश नहीं करी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, और उसके सहमति से या उसके नॉलेज के अंदर ये काम हो गया, जो भी कॉन्ट्रवेंशन या डिफॉल्ट हुआ है, तो उस केस में वो वाला बंदा भी आपका यहां पे रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। अगला आता है कि अगर बात करें हम इशू या ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की, तो अगर ऐसा है कि इशू या ट्रांसफर ऑफ शेयर्स के अंदर कोई डिफॉल्ट हुआ है, तो उसके अंदर ऑब्वियसली बात है शेयर ट्रांसफर एजेंट होगा, रजिस्ट्रार होगा या मर्चेंट बैंकर होगा, ये लोग भी इसके अंदर कवर हो जाएंगे, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के अंदर आ जाएंगे। तो ये 7 बातों को इसके अंदर बताया गया है, ये बिल्कुल आपको तमीज से याद रखना है। एग्जाम्पल में कुछ खास नहीं, एग्जाम्पल में ये कहा गया कि शेयर्स अलॉटमेंट होनी थी, उसके अंदर कुछ डिफॉल्ट हुआ और किसी भी डायरेक्टर को या केएमपी को या मैनेजर को या सेक्रेटरी को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई थी, तो उसके अंदर क्या माना जाएगा कि सारे के सारे डायरेक्टर जो है वो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है। ठीक है, तो ये एग्जांपल है आपका यहाँ पे। ओपीसी क्या होता है? 62 के अंदर कवर होता है, 62 के साथ आप उसको याद रखोगे, ओपीसी की चर्चा आगे भी आएगी। ओपीसी क्या होता है? जिसके अंदर जो मेंबर है वो कौन होता है? एक ही मेंबर होता है, तो उसको हम बोलते हैं ओपीसी है। ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है? क्लॉज नंबर 63। तो ऑर्डिनरी स्पेशल रेजोल्यूशन को 63 में डिफाइन नहीं किया गया। क्या कहा गया कि भैया रेफर कर लेना कौन सा सेक्शन, 114, 114 सेक्शन में इन दोनों को डिफाइन किया गया है। तो जब हम वहां पहुंचेंगे, ऑलरेडी हम पहुंचेंगे, ऑब्वियसली बात है हमारे दायरे के अंदर है वो, तो जब हम वहां पे उसकी डिस्कशन करेंगे तो वहां पे इसको आराम से डिफाइन कर दिया गया है, मतलब यहां पे उसकी कोई चर्चा नहीं है। पेड अप शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल पेड अप क्या होता है ये आपको पता है कि जो आपने कॉल्ड अप किया था उसी का पार्ट या वो सारा का सारा जितना भी पे आपको एग्रीगेट अमाउंट जो भी आपको रिसीव हो गया अगेंस्ट द शेयर्स अलॉटमेंट, तो वो आपका पेड अप कैपिटल कहलाता है। पोस्टल बैलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्टल बैलेट क्या होता है? ऑल्दो इसका भी सेक्शन है, सेक्शन 110 110, जहां पे इसको और अच्छे से डिफाइन किया गया है। बट फिलहाल पोस्टल बैलेट का मतलब क्या है कि जहां पे जो वोटिंग होती है, मतलब कोई भी मीटिंग हो रही है उसकी जो वोटिंग होगी वो वोटिंग होती है बाय पोस्ट या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड पे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मोड पे किसी ने मीटिंग को अटेंड किया और वोटिंग कर दी अपनी, तो वो वोटिंग को क्या कहते हैं? हम पोस्टल बैलेट कहते हैं। लेकिन सेक्शन 10 में 110 में जहां इसको अच्छे से डिफाइन किया गया है, वहां पे साथ में लिस्ट भी दी गई है। क्या लिस्ट दी गई है? कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज है, कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है, कोई ऐसी बिजनेस की चीजें हैं जिसके ऊपर पोस्टल बैलेट नहीं लगेगा। मतलब उन्होंने लिस्ट प्रोवाइड कर दिया है कि इन्हीं के ऊपर पोस्टल बैलेट से वोटिंग हो सकती है, सभी पे नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब है कुछ मेजर ऐसी एक्टिविटीज होती है जो ड्यूरिंग द ईयर होती है, उसके अंदर पोस्टल बैलेट अलाउड नहीं होता। ठीक है ना, तो वो जब हम 110 देखेंगे तो वहां पे इसको डिटेल में पढ़ के चलेंगे। अगला आता है आपका प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या है? कि कोई भी कंपनी जिसकी जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है जो कि प्रिस्क्राइब की गई हो वो उसने फुलफिल कर रखा है। अब मिनिमम पेड अप कैपिटल जो प्राइवेट कंपनी में भी देखोगे आगे चल के
पब्लिक कंपनी में भी आएगा। ध्यान रखना, आज तक इसमें हमेशा लिखा गया है मिनिमम पेड अप कैपिटल एज में भी प्रिस्क्राइब, और आज की डेट तक कोई भी प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, ठीक है ना। बट ये लॉ में लैंग्वेज डाला हुआ है अगेन, ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है कि कल को चाहे तो वो प्रिस्क्राइब कर सकती है। तो थ्योरेटिकली आपको लिखना है, बट प्रैक्टिकली कोई भी ऐसी मिनिमम पेड अप कैपिटल प्रिस्क्राइब्ड नहीं है, ठीक है। एंड विच बाई आर्टिकल क्या करती है कि रेस्ट्रिक्ट करती है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, मतलब जो प्राइवेट कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगला कि अगर मैं ओपीसी को छोड़ दूं तो लिमिट आ जाती है वहां पे कि भैया 200 से ज्यादा आपके मेंबर्स नहीं हो सकते। मतलब प्राइवेट कंपनी के अंदर आपकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है मेंबर्स की वो कितनी होती है, 200 होती है। अच्छा जी, अगर बात करें कि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति ने एक या एक से अधिक शेयर्स एक साथ होल्ड कर रखे हैं तो उसको हम एक मेंबर मानेंगे या ज्यादा मानेंगे, तो उसको हम एक ही मेंबर ट्रीट करते हैं। ये इसने प्रोवाइजो में क्लियर कर दिया कि भैया ये ध्यान रखना कि जो 200 की काउंटिंग करोगे वहां पे अगर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं और उन्होंने एक शेयर होल्ड कर रखा है साथ में, या फिर एक से ज्यादा शेयर होल्ड कर रखा है लेकिन ज्वाइंटली होल्ड किया हुआ है, तो उसको एक ही गिना जाएगा, उसको उतने गिनती नहीं की जाएगी जितने वो मेंबर्स होंगे, उसको एक ही मेंबर काउंट किया जाएगा। लेकिन फर्दर प्रोवाइडेड, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया ये, कि अगर कोई एम्प्लॉयमेंट में है और उसने शेयर होल्ड कर रखे हैं तो वो काउंट में नहीं आएगा। दूसरा क्या आया कि अगर कोई एम्प्लॉयमेंट में पहले था और तब उसने शेयर होल्ड किए थे, आज के टाइम पे वो एम्प्लॉयमेंट छोड़ के जा चुका है, आज के टाइम पे वो एम्प्लॉय नहीं है, तो भी वो शेयर होल्डर माना जाएगा और उसको भी काउंट नहीं किया जाएगा एज अ फॉर्मर एम्प्लॉय, ठीक है ना। तो दो बातें क्या आई कि अगर एम्प्लॉयमेंट में पर्सन है उस कंपनी के अंदर तो उसको आपको काउंट नहीं करना। नंबर 2, कोई एम्प्लॉयमेंट में पहले था और तब उसने शेयर होल्ड किए थे, आज के टाइम पे वो एम्प्लॉयमेंट छोड़ चुका है, वो आज के टाइम पे रिटायर हो रखा है या काम नहीं कर रहा, तो भी वो आपकी मेंबरशिप की काउंटिंग में नहीं आएगा। तो ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है। मतलब कौन कौन सी चीज नहीं आएंगी, तो एक प्रोवाइजो ये आया और दूसरा प्रोवाइजो, मतलब पहला वो कि जहां पे मल्टीपल ऑनर्स होते हैं और ज्वाइंटली उन्होंने शेयर्स लिए तो उसको एक मानेंगे, और अगर एम्प्लॉयमेंट में है या कोई फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में भी है तो वो भी आपका इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। अगली एक चीज आती है कि भैया ये प्रोहिबिट करता है, प्राइवेट कंपनी जो है उसके अंदर प्रोविजन है कि आप पब्लिकली अपने शेयर्स को इश्यू नहीं कर सकते, पब्लिक आपका शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं कर सकता, ठीक है। ये सारी प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर चर्चाएं आएंगी, इसको आपको पॉइंट्स में लिखना है अपने एग्जाम में। अगला आता है कि जो मिनिमम पेड अप कैपिटल वाला पॉइंट है वो सेक्शन 8 कंपनी पे नहीं लगता। मैंने क्या बताया, थ्योरेटिकली तो इस पे लग रहा है प्राइवेट पे, प्रैक्टिकली तो इस पे भी नहीं लग रहा क्योंकि अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं किया गया। लेकिन सेक्शन 8 के लिए अलग से आपका आ गया था क्लैरिफिकेशन कि भैया सेक्शन 8 कंपनी जो होगी उसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल वाला प्रोविजन आपका रिक्वायरमेंट नहीं फॉल होगा, बशर्ते उनको क्या करना पड़ेगा कि भैया कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। डिफॉल्ट किसमें नहीं होना चाहिए, फाइलिंग के अंदर। फाइलिंग कौन सी होती है, दो फाइलिंग आपको बताई थी, सेक्शन 137 के अंदर और सेक्शन 92 के अंदर। 92 में आता है आपका एनुअल रिटर्न और 137 में आता है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइलिंग। तो इन फाइलिंग के अंदर कोई भी डिफॉल्ट अगर नहीं होगा तो आपको ये एक्सेप्शन मिल जाएगी कि आपको मिनिमम जो पेड अप शेयर कैपिटल है उसकी कोई लिमिट नहीं रह जाएगी, ठीक। सिंस, अब देखो उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, सिंस नथिंग हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड सो फार दस देयर इज नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी। अभी तक कोई भी प्रिस्क्राइब नहीं किया गया, इसलिए कोई भी मिनिमम पेड अप कैपिटल नहीं है। ये आईएफएससी के लिए अगेन एग्जाम्पशन आ गई है। देखो थर्ड पॉइंट ऊपर आपका आया था ये प्राइवेट कंपनी में, तो प्राइवेट कंपनी में जो थर्ड पॉइंट आया था उसके लिए क्या कहा गया है यहाँ पे कि एक्सेप्शन गिवन टू स्पेसिफाइड आईएफएससी प्राइवेट कंपनी बाय नोटिफिकेशन। जो नोटिफिकेशन में कुछ कुछ छूटें दी गई है उनको, तो उसके अंदर ये चीजें भी आपकी कवर हो जाती है। मतलब कुछ ना कुछ आईएफएससी के लिए अलग से एग्जाम्पशंस प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो फिलहाल बस इतना ही हमें देखना था आज। इस वाले को नेक्स्ट पार्ट में लेते हैं ताकि लेंदी ना रहे, ठीक है ना। प्राइवेट कंपनी आपका इंपॉर्टेंट एरिया था, पोस्टल बैलेट आपका इंपॉर्टेंट एरिया था इस लेक्चर के अंदर। उसके बाद अगर मैं बात करूं और इंपॉर्टेंट एरियाज की, तो आपका ऑफिसर एंड डिफॉल्ट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट के अंदर।